यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, आज से हम एक तो दो चीजें हैं, कैलकुलस का एक पार्ट है फंक्शन। मैं पढ़ा क्या रहा हूं वो भी बताता हूं, पर अभी मैं फंक्शन का ओरिएंटेशन दूंगा और पढ़ाऊंगा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उससे एक टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये भी कवर हो जाएगा और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन पूरा खत्म। एक छोटा सा पोर्शन बचेगा, वो है हाइट एंड डिस्टेंस। वो जब भी पढ़ना जब एग्जाम का टाइम आए, क्योंकि उसमें कई क्वेश्चंस को याद भी रखना है और सिंपल क्वेश्चन आप अभी भी कर सकते हो, जब भी कर सकते हो। तो अभी आप हेडिंग डालिए पहले तो फंक्शन, क्योंकि फंक्शन के ओरिएंटेशन के बाद इसको मैं हमेशा फंक्शन में ही पढ़ाता हूं, एज अ कैलकुलस पार्ट मानता हूं। इसलिए आप देखो 11th की बुक में पूरी ट्रिग्नोमेट्री, क्या नहीं है 11th में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्योंकि इसका बेस पूरा फंक्शन पे बेस्ड है। तो पहले हेडिंग डालिए फंक्शन और सिंपल डेफिनेशन लिखिए फंक्शन की। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखिए, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, relation between two variable relation between two variable, one is independent, relation between two variable, one is independent and another is dependent, relation between two variable, one is independent another is dependent is called फंक्शन। बिल्कुल आराम से टॉपिक कवर करवाऊंगा। अब जो जो चीजें आप पढ़ोगे काफी टाइम लेते हुए पढ़ोगे, जिससे प्रॉब्लम ना जाए। जो लोग बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनको भी क्लास के एंड में बताऊंगा क्या करना है। तो टू वेरिएबल के बीच के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, वन इज इंडिपेंडेंट अनदर इज डिपेंडेंट इज कॉल्ड फंक्शन। तो जो दो वेरिएबल हैं इनके रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। ध्यान दो, मैंने एक वर्ड बोला इंडिपेंडेंट, एक बोला डिपेंडेंट। वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं और कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं। कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या डिफरेंस है बताता हूं। मैंने लिखा y इक्वल टू 2x प्लस 3 और y इक्वल टू mx प्लस c। इसमें m और c कहलाते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट और यहां पर 2 और 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। जैसे 2 जो है वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है और a जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपसे बोलूं इसकी इमेज बनाओ तो आप बिल्कुल फिक्स बनाओगे कि स्लोप 2 है, इंटरसेप्ट 3 है। और मैं बोलूं इसकी इमेज बनाओ, इसकी भी एक ही बनेगी, पर इसमें आप m और c को कोई एक फिक्स क्वांटिटी कर लोगे। तो ये कहलाते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल भी ऐसे दो होते हैं, एक होता है वेरिएबल में दो टाइप होते हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नाम से क्लियर होगा, जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करे, है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या, जैसे मान लो y इक्वल टू लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, समझना y इक्वल टू लिखा एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपने x की वैल्यू रखी 1, तो y क्या मिला, x की रखी -1, x रखा 2, अब x रखा -2, यानी x तो आप जो मर्जी से रखना चाहो रख रहे हो, y भी चेंज हो रहा है, पर y डिपेंड किस पे कर रहा है, x पर। आप खुद ही अपने मुंह से, आपके मुंह से वर्ड निकलेगा अपने आप ही, x जो मर्जी वो दे रहे हो, पर y का रिजल्ट किस पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, y जो हुआ वो डिपेंडेंट। तो 3-4 चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वेरिएबल में दो हो गई, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, और कांस्टेंट में दो हो गए, एब्सोल्यूट और आर्बिट्ररी। एब्सोल्यूट मतलब फिक्स, 2, 3, 4, 5, 6 ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ठीक है, जो चेंज ना हो। और एब्सोल्यूट का मतलब हो गया, और फिर आर्बिट्ररी मतलब जो किसी और जगह पे चेंज हो जाए। जैसे ये एक सर्कल है, इसका रेडियस r है ना, तो r कहलाएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, क्योंकि r की वैल्यू आप 2 ले सकते हो तो एक फिक्स सर्कल बनेगा, 3 लोगे तो अलग बनेगा, 4 लोगे तो अलग। क्लियर है बात? तो अब वापस आते हैं फंक्शन पे, कि मैंने आपको जो डेफिनेशन बोली कि दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को, हम ये सिंपल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा
इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आगे चल के इनपुट भी बोलते हैं या फिर इसको डोमेन भी बोलते हैं। ये टॉपिक ऐसा है, थोड़ा टाइम लगता है समझ में आने में, पर एक बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहलाता है आउटपुट, या इसे आगे चल के हम रेंज भी बोलते हैं। कोडोमेन अलग चीज होती है, वो बाद में बताऊंगा। ये कोडोमेन नहीं है। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इनके रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप बोलते हैं। अब जो इनपुट है इसे हम बोलते हैं डोमेन, जो आउटपुट है इसे हम बोलते हैं रेंज। तो अब आप डेफिनेशन लिखिए डोमेन की। यस, डोमेन की डेफिनेशन लिखिए। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ the set of all possible value of the set of all possible value of independent variable the set of all possible value of independent variable when function is defined ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और जो आज मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूं नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे फिर यही चालू करेंगे। आज ये फंक्शन में किसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए, और फिर एक बार पढ़ेंगे तो अगर आज कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो आपको धीरे धीरे दूर हो जाएगा। यस, तो मैंने बोला डोमेन में क्या लिखा आपने, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन डिफाइंड का मतलब होता है कि आपको वो इनपुट देना है जिस पर कोई रिजल्ट मिले। तो कब रिजल्ट नहीं मिलता आपको खुद भी पता। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप कैलकुलेटर यूज करते हो, हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो डोमेन और रेंज पे बेस्ड होता है, उसकी डोमेन फिक्स होती है। आपने कैलकुलेटर सभी ने यूज किया है, आप जैसे ही 5/2 लिखते हो क्या लिखा आता है 2.5, 1/3 लिखते हो, जितने डिजिट का कैलकुलेटर है एंड तक ये लिखा रहता है। पर जब आप 5/0 लिखते हो तो क्या लिखा आता है, ई लिखा आता है। ई मतलब एक्चुअल में होता है एरर। ये एरर इसलिए कि आपने इनपुट रॉन्ग दे दिया। आप √4 लिखोगे तुरंत 2 लिखा आएगा, √2 लिखोगे तुरंत 1.414 ऐसा एंड तक आएगा, पर √-2 लिखोगे फिर ई लिखा आएगा। क्यों, इनपुट रॉन्ग दिया, मतलब अंडर नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन होती है डोमेन की कि ऐसा इनपुट जिस पर कोई रिजल्ट मिले, ऐसा इनपुट जिस पर कोई रिजल्ट मिले उसे डोमेन बोला जाता है, और जिस पे कोई रिजल्ट ना मिले वो नॉट डिफाइंड। जैसे आपका जो इनपुट है वो है स्टडी, प्रैक्टिस, पढ़ाई करना। अब अगर आपका इनपुट मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टीवी, मूवी, घूमना, तो आपका इनपुट क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो जब आपका एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा तो उस पर क्या लिखा आएगा, एरर लिखा आएगा, मतलब आप नॉट सिलेक्टेड हो गए। अब यह अलग बात है कि उस एरर को आप मानोगे नहीं, एरर, उस एरर को आप मरना चालू करोगे आरोप कि मेरी तो कोई गलती नहीं, मैंने तो बहुत मेहनत की, पर मैं क्लास जाता था, क्लास नहीं लगती थी, वीकली टेस्ट नहीं होते थे, कभी क्लास होती थी कभी नहीं होती थी, जो मन में आए वो बोल देते हैं बच्चे। तो ऐसे बच्चे मुझे मिल चुके हैं। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स से मैं बोलता हूं एक बार आप स्पीकर पे मेरे सामने बात करवा दो, उसके आज तक कभी उस बच्चे का कॉल नहीं आया। तो क्योंकि वो गलत, जब कोई अपन गलत करते हैं तो ही गलत बोलते हैं ना। तो अगर आपने इनपुट राइट दिया है फिर सिलेक्शन ना हो वो अलग बात हो गई, वो उसके रीजन अलग हो सकते हैं कि आप 2-4 नंबर से रह गए, पर आपका इनपुट ही पूरे साल अलग है तो एरर आना तय है। तो ऐसा इनपुट जिस पर कोई रिजल्ट मिले उसे हम बेसिकली बोलते हैं डोमेन। तो रिजल्ट कब कब नहीं मिलता, एक लिस्ट बनाए हम क्या क्या चीजें डिफाइंड नहीं होती। हम नॉट डिफाइंड किसे बोलते हैं पहले हम समझें। जैसे हम 0/0 को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, 1/0 है ना, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी
इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, अंडर रूट के अंदर निगेटिव, लॉग के अंदर निगेटिव, लॉग के अंदर जीरो। ये नॉट डिफाइंड की लिस्ट बनाते चलना, बहुत जो जो आती जाए वो लिखते एक तरफ, 1 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर जीरो, ये सब नॉट डिफाइंड। ठीक है, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी, जो जिस पर बेसिकली आपका खुद दिमाग बोलेगा। मतलब इतना इतना प्रैक्टिकल टॉपिक मैथ्स में मुझे सबसे ज्यादा कोई टॉपिक में मजा आता है तो फंक्शन। आप 2 महीने पढ़ लो तो भी मैं खत्म नहीं करूं, इतना पढ़ा सकता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल रियल लाइफ है। जो चीज आपको खुद समझ में आएगी कि हाँ ये हमारा इनपुट है, इस पर रिजल्ट मिलेगा, इस इनपुट पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। बफरिंग बेटा इस एंड पे बिल्कुल भी नहीं है। यस, ये बात समझ में आई? ये समझ में आई बात कि जहां पर तो ऐसे बनाते चलेंगे हम। तो डोमेन का मतलब हुआ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की उन वैल्यू का कलेक्शन जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है उसे हम बेसिकली डोमेन बोलते हैं। अब लिखिए रेंज। रेंज के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? आउटपुट। रेंज के ब्रैकेट में लिखोगे आउटपुट। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ the set of all possible value of dependent variable, the set of all possible value of dependent variable। ओके, इसमें डिफाइंड नहीं लिखते क्योंकि हम डिफाइंड इनपुट देते हैं। अगर डिफाइंड इनपुट दे रहे हैं तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए जो रिजल्ट मिल रहा है उसके कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं एक बार। नेक्स्ट लिखो इंटरवल्स। आपको ये सब चीजें पता है, बस रिवाइज करवा रहा हूं। इंटरवल्स, इसमें कई चीजें आपको पता है। इंटरवल्स क्या होता है? इंटरवल्स बता रहा हूं। इंटरवल्स का मतलब बताता हूं क्या होता है। सबसे पहले आपने देखा होगा इस तरह से लिखा हुआ, ये बस समझा देता हूं, आप में से 99% लोगों को मुझे लगता है पता होगा। पता नहीं? ये कहलाता है कर्ली ब्रैकेट। इसका मतलब होता है डिस्क्रीट सॉल्यूशन। डिस्क्रीट मतलब इसमें x की एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 4 है, इसमें कितने भी एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। इसका मतलब x की 1 2 3, ये चारों को हम बोलते हैं इंटरवल्स। ठीक, जब हमें कंटिन्यूअस सॉल्यूशन देना होता है तो हम इंटरवल का यूज करते हैं, और जब डिस्क्रीट सॉल्यूशन देना होता है तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो डोमेन रेंज में सबसे ज्यादा इंटरवल्स का यूज होता है। इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ x इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 4 बिटवीन 1 and 4 ऑल पॉसिबल वैल्यू। मतलब हम इसे ऐसे भी रीड करते हैं, वैल्यू ऑफ x बिटवीन 1 and 4 इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 4, यानी x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 4 तक जा रही है। ठीक है, कितनी वैल्यू होंगे इसके बीच में? ऑब्वियसली इनफाइनाइट। ये कहलाता है क्लोज, तो ये कहलाता है ओपन। इसका मतलब है x, इसको ऐसे रीड करते हैं, वैल्यू ऑफ x बिटवीन 1 and 4 एक्सक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 4। ठीक 1 और 4 को छोड़ना है बस, ठीक 1 और 4 को। ठीक 1 का राइट नेबर और 4 का लेफ्ट नेबर, 1 का राइट नेबर और 4 का लेफ्ट नेबर। मतलब ठीक 1 के बाद, यानी 1 के बाद कौन सा पॉइंट होगा? 1.1 तो बहुत आगे हो गया, 1 पॉइंट जितना आप सोच सकते हैं उसके आगे एंड में क्या लगा देना, 1 से कहां तक? 3.999999 तक। 1 और 4, बस इसमें और इसमें कितना अंतर है जानते हैं आप? ओनली 2 पॉइंट्स का। इसमें भी इनफाइनाइट वैल्यू, इसमें भी, पर दोनों में अंतर क्या है? इसमें 1 और 4 इंक्लूड है, इसमें 1 4
केवल दो सिंगल पॉइंट्स के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इंफिनिटी -2 नहीं बोल सकते पर उसको, और इसे हम बोलते हैं सेमी। अब सेमी में दो वर्ड हो सकते हैं, सेमी ओपन भी हो सकता है, सेमी क्लोज भी हो सकता है। यस, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। जैसे इसमें, इसको ऐसे रीड वैसे ऐसे करते हैं, राइट ओपन, एक मिनट, नहीं राइट नहीं, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज इंटरवल। ये लेफ्ट पर ओपन है, राइट पर क्लोज है, तो इसमें एक्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट होंगी, 1.001 से लेके ठीक 4 तक। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो 1 पॉइंट का, क्योंकि इसमें 4 इंक्लूड हो गया और इसमें 4 इंक्लूड नहीं है। इसको क्या बोलोगे, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन इंटरवल। तो एक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 3.9, ये पता होगा, पर ये मैंने आपको इसलिए बताया कि बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज करेंगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है बस समझ लो आखिरी बार हो रहा है एग्जाम के पहले 21 के लिए, 22 तो कई बार पढ़ेंगे। तो एक बार में ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, है ना। वन टाइम में ऐसा पढ़ लो कि ना तो दोबारा पढ़ना पड़े और ना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़े, प्रैक्टिस भी क्लास में अच्छी होगी आपकी। तो समझ में आया। तो ये इंटरवल्स का यूज हम नॉर्मली डोमेन रेंज के लिए करते हैं। जब भी कंटिन्यूस सॉल्यूशन देना होता है तो हम इंटरवल्स यूज करते हैं, और जब भी डिस्क्रीट देना होता है तो कर्ली ब्रैकेट करते हैं। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बेसिक डोमेन रेंज के कंसेप्ट समझाता हूं, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आएंगे। ठीक, थोड़े से बेसिक कंसेप्ट। जैसे मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रेंज का मतलब वैसे एक और चीज होती है, जब आपसे ट्रिग्नोमेट्री में कई जगह मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछते थे ना, और आप बोलते हो कि सर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में दिक्कत आती, वो यहां दूर होगी। रेंज मतलब ही वो होता है। तो रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम एफ एक्स से बोलो मैक्सिमम एफ एक्स, ये रेंज का मतलब होता है अगर y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है। यानी फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू से लेके सबसे बड़ी वैल्यू तक के कलेक्शन को हम रेंज या आउटपुट बोलते हैं। डोमेन हम जब देते हैं तो यह ध्यान रख के देते हैं कि फंक्शन डिफाइंड हो, और उस पर जो रिजल्ट मिल रहा होता है उसे हम रेंज बोलते हैं। जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, देखो कुछ एग्जांपल लेने से आपको जल्दी समझ में आएगा। मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि x की, अब इसकी रेंज क्या होगी, आप पहले तो आपसे पूछूं डोमेन क्या होगी, तो आप फट से बोलेंगे सर रियल नंबर, या इसको ऐसे भी लिखते, इसको रीडिंग ऐसे करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, माइनस इंफिनिटी से ये कोई भी वैल्यू ले सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, या सुनो। पर जब हम इसको इनपुट देते हैं तो निगेटिव इनपुट को भी ये क्या कर रहा है। अब रेंज बताने के कई तरीके होते हैं। आप देखो, आपने 0 रखा 0 मिला, 1 रखा 1 मिला, 2 रखा 4 मिला, -1 रखा तो भी, -2 रखा तो। अब ऐसा नहीं कि 0 से 1 नहीं रख सकते, पर वो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए हमने ये वैल्यू रखी। तो आप देख रहे हो चाहे निगेटिव करो या पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव मिलती। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिली, मैक्सिमम बोल नहीं सकते। 10 रखोगे तो 100 मिलेगा, 100 रखोगे तो 10,000 मिलेगा, 10 रखोगे तो उसका स्क्वायर मिलेगा। तो अगर मैं बोलूं इस फंक्शन की रेंज क्या है, तो आप रेंज ऐसे लिखते, रेंज ऑफ फंक्शन। आप बोलते 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी कभी क्लोज नहीं होता, कभी भी। अब डोमेन रेंज ये सब बताने के लिए ग्राफ भी यूज होता है, सब बताता चलूंगा, सब कुछ होता है। अगर ग्राफ बनाते हैं जब इसका, तो ग्राफ पे याद रखिएगा जो एक्स एक्सिस होता है इसे इनपुट या डोमेन बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है उसे हम आउटपुट
या रेंज बोलते हैं। तो जब भी ग्राफ बनाया जाता है तो इनपुट वैल्यू को हम एक्स पे रखते हैं और आउटपुट को हम हमेशा वाई पे रखते हैं। तो जैसे y इक्वल टू जब एक्स स्क्वायर का आपने देखा होगा ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है ना, ये इसकी मिनिमम टर्न है। नेगेटिव वैल्यू पर भी ये पॉजिटिव जा रहा होता है, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, क्लियर है बात? तो हम ग्राफ से भी बताते हैं, वैल्यू रख के भी बताते हैं, हर तरीके से हम बता सकते हैं। डोमेन और रेंज का सिंपल सा लॉजिक है। डोमेन आप वो इनपुट देते हो जिस पर फंक्शन डिफाइंड है, रेंज वो है जिस पर रिजल्ट जो मिलेगा। सब कुछ रिजल्ट पर डिपेंड करता है। यही क्वेश्चन में ऐसा लिख देता। अब बताइए, स्ट्रेट लाइन तो मिलती, आप इसको डोमेन रेंज बोलते तो यस। अगर मैं इसकी बात करूं डोमेन, तो आप फर्स्ट से बोलेंगे सर रियल नंबर। रेंज भी बात करूं तो भी रियल। और इसको ग्राफ से भी देखो तो कुछ ऐसा बनता है। यस और नो? पर मान लीजिए कभी ऐसा लिखा होता, अब बताइए। अब आपको ये पता है कि आप x की जगह क्या नहीं रख सकते, जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि जीरो रखने पर वो इनफाइनाइट हो रहा है। तो देखिए आपने खुद ही अपने आप से बोला, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है ये आपकी, अगर इसको आपने सीख लिया तो आप अपनी लाइफ में भी बहुत चेंजेस ले आओगे। डोमेन आपने बोला सर रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। आपको भी अपने लाइफ में एक्सेप्ट हटाने, क्या क्या चीजें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं उसको हटा दो। आपकी डोमेन जितनी एक्यूरेट होगी उतना अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, अब बताइए इसकी रेंज क्या होगी? आप इसकी रेंज जब बात करेंगे तो आप बोलेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। कैसे? क्योंकि ऊपर 1/x है। आप जो भी इनपुट दे रहे होगे, मान लो आपने इनपुट दिया 10 तो 1/10 मिल गया, आपने -10 दिया तो -1/10 मिल गया। क्यों? पर जीरो कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, तो आउटपुट में जीरो छोड़ दोगे। इन सब के कंसेप्ट हैं, अभी धीरे धीरे, अभी तो मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको टॉपिक का। अभी पढ़ाना तो चालू करा ही नहीं है, अभी केवल इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन ही आधा पौन घंटा चलेगा, उसमें थोड़ा आप समझ पाओगे कि आप पढ़ क्या रहे हो। ये क्लियर है बात? तो डोमेन, तो अब एक तरीका ये है। दूसरा, अब मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू करिए। अब आप इसकी रेंज बोलेंगे, मतलब डोमेन, सॉरी, आपने डोमेन बोली ऑल द नंबर एक्सेप्ट -2। यस और नो? एक्सेप्ट -2। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो ऑल द नंबर एक्सेप्ट 1। 1 नहीं होगा। अब क्यों, मैं बताता हूं। एक ये जनरल कंसेप्ट आप अपनी लाइफ के लिए याद रखिएगा कि अगर कभी a अपॉन बी लिखा है तो ये 1 कब होगा बताओ? a अपॉन बी जीरो कब होगा? a अपॉन बी ग्रेटर देन 1 कब होगा? a अपॉन बी और a अपॉन बी इंफिनिटी। ये कंसेप्ट कोई डोमेन रेंज का नहीं है, जनरल कंसेप्ट है, आपको हमेशा मैथ्स में हेल्प करेगा।
अब इस बात का मतलब क्या है कि यहां पर x अपॉन एक्स प्लस 2 है। आप खुद ही बताओ, जो भी इनपुट दोगे, जो भी नीचे उसमें क्या हो रहा है, +2। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कभी सेम हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं? तो इसका मतलब रेंज में क्या नहीं मिलेगा, 1। आप बताओ, ऐसा कोई भी वैल्यू आप रखो, मान लो आपने एक्स का 10, तो 10/12 हो गया। आपने मान लो -10 रखा, तो -10/-8 हो गया। आपके दिमाग में आ सकता है, आप बताओ कि क्या नंबर नहीं मिलेगा। मैं आपको सारे नंबर निकाल के बता सकता हूं किस इनपुट पे क्या मिलेगा, पर मैं पूछूंगा 1 कब मिलेगा। तो आप ऐसा कोई इनपुट नहीं बता सकते जिसपे 1 मिल जाए। मिल सकता है? आप खुद देखो ध्यान से। आप चाहो भी तो 1 नहीं मिल सकता ना, क्योंकि 1 आप इसमें 1 रखोगे, मान लो कोई भी -1 मिल सकता, बताओ कब। ठीक, एक्स के -1 ही रख दो। आपने -1 रखा, बोलो -1 अपॉन +1, ये मिल गया -1। 0 बिल्कुल मिल जाएगा, 0 ही रख दो। आप बोलो 5 कब मिलेगा, आप बोलो 10 कब मिलेगा, सब मिलेगा, पर क्या नहीं मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। तो जो चीज नहीं मिलती उसे रेंज बोलते हैं। रेंज समझने आने में टाइम लगता है, पर धीरे धीरे आता जाएगा। थोड़ा थिंकिंग पावर लगेगी। ये टॉपिक पूरा सोचने वाला है, इसमें मैथ्स बिल्कुल नहीं लगती। इसलिए इस टॉपिक के बारे में बताऊं, ये ऐसा है फंक्शन टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उन एग्जाम में भी आता है जहां पर एप्टीट्यूड पोर्शन होता है। जैसे कैट का एग्जाम आपने सुना होगा, एमबीए के लिए होता है, उसमें बहुत पूछा जाते हैं फंक्शन के क्वेश्चन। बैंकिंग वगैरह में तो कम पूछते हैं, पर कैट में बहुत पूछते हैं एमबीए एंट्रेंस के, क्योंकि ये टॉपिक में मैथ्स है ही नहीं, पूरा लॉजिक। समझ में आई बात? तो डोमेन इस बात पर डिपेंड करती है कि फंक्शन डिफाइंड कहां पर नहीं है, उनको छोड़ना है। और रेंज केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं उसके ऊपर। जैसे कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन लिखा आ जाए, मान लो ये कई बार ऐसे शीट मिलेंगे, y इक्वल टू मान लो लिखा आ जाए 2x + 3 इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज 1 2 3 फाइंड रेंज। आपसे अगर रेंज पूछे तो ऐसा मत कर देना रियल नंबर लिख दो, ये इनपुट इतना ही सही है। 1 दोगे तो 5, 2 दोगे तो 7, 3 दोगे तो 9, ये इसकी रेंज। यानी रेंज का मतलब सीधा सीधा किससे, डोमेन से। यस और नो? मान लीजिए एक एग्जाम देने आप गए और उस एग्जाम में 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं। अब आपने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, अब 10 क्वेश्चन है। अगर आपने इनपुट 10 क्वेश्चन पे दिया तो 100 नंबर आएंगे। मान लो आपने 5 क्वेश्चन किए, तो क्या आपके 100 नंबर आ जाएंगे? तो आप 5 क्वेश्चन करके आओ, फिर मंदिर गए घंटी बजाने में लगे हुए कि भगवान इस बार कुछ ऐसा कर दो, मैंने कम किए पर इस बार बस रख लो। 500 रुपए की जगह 1000 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, दिन भर खड़ा रहूंगा एक टांग पे, सब कर लो, कितनी भी घंटी बजा लो, पर 50 नंबर का इनपुट दिया तो 50 से ज्यादा आ सकते हैं क्या? 50 या उससे कम ही होंगे ना, ज्यादा तो नहीं होंगे। यस और नो? तो अगर आप सही में ये बिलीव करते हो कि गॉड है, मैं भी बहुत बिलीव करता हूं, तो वो घंटी बजाने से नहीं मिलता, वो आपके अंदर है। वो बिल्कुल भगवान कृष्ण ने एकदम क्लियर बोला, कर्म करो, है ना, फल की चिंता मत करो, एक बात। और बिना कर्म करे कुछ फल मिलता नहीं है। तो इनपुट दिए बिना आउटपुट मिलेगा क्या आपको? तो आपने अगर 50 नंबर का पेपर किया तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो, कितने भी कुछ कर लो, कितनी भी मन्नतें मांग लो, क्या 60 नंबर मिल जाएंगे, 80 मिल जाएंगे? तो इसका मतलब है यही हमारी जीवन की मिस्टेक है, हम करते कम है और उम्मीद ज्यादा करते हैं। और होना ये चाहिए कि करो ज्यादा और उम्मीद कम करो, तो प्रॉब्लम खत्म हो जाए लाइफ की, पर हम ऐसा करते ही नहीं है। जैसे अभी ज्वाइन करने से पहले बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि ये बताइए सर कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। अरे भैया, पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा कि नहीं ये बोल सकता हूं, पर पढ़ोगे ही नहीं तो कभी होगा? कुछ इतने सारे, अभी आप तो ज्वाइन हो, कुछ ऐसे बच्चे भी मैं आपको दिखाऊंगा जो व्हाट्सएप पे पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, पूरी उनकी एजुकेशन व्हाट्सएप पे हो जाती है। हर 15 दिन में वो पूछते हैं नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है, अभी बैच में क्या चल रहा है, सर जब नया टॉपिक हो तो प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा। ऐसे 15-15 दिन करके, और जब 2 महीने बचेंगे तो फिर वो बोलेंगे सर अब आप बताओ कि ये 2 महीने बचे हैं, मैं क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए।
होता है ना ऐसा? तो जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये इतना अच्छा टॉपिक है कि जितना इनपुट किया है आउटपुट उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, उससे कम ही मिल सकता, ज्यादा नहीं मिल सकता। तो जब हम इनपुट अपने बढ़ाएंगे तो आउटपुट अपने आप बढ़ेगा। तो इनपुट की डोमेन भी प्रॉपर होना चाहिए। इनपुट आपने बढ़ा दिए पर किस डायरेक्शन में ये भी डिसाइड होना चाहिए। सोने में इनपुट बढ़ा दिए, खेलने में इनपुट बढ़ा दिए, मोबाइल में इनपुट बढ़ा दिए, तो जरा इसको अपनी लाइफ से जोड़ना चालू करो। आपके जीवन की आधी प्रॉब्लम तो एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। कि प्रॉब्लम है क्या जीवन की, समझ में नहीं आ रहा, सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली पर बन नहीं पा रहा कंसेप्ट। अरे भाई प्रैक्टिस करो, फिर भी नहीं बन रहा फिर प्रैक्टिस करो, आएगा एक ना एक दिन। एक अच्छा शॉट लगाने के लिए, एक अच्छी बॉल फेंकने के लिए बॉलर कितना टाइम देता है अपना जीवन का, सोचो। आप अगर एक रनिंग करना चाहते हो तो 1 सेकंड अपने आप को इंप्रूव करने के लिए घंटों दौड़ते हो और महीनों तक दौड़ते हो, जब 1 सेकंड का इंप्रूवमेंट आता है। एक प्लेयर से पूछो कि इंप्रूवमेंट मतलब क्या होता है, वो कहता है महीनों लग जाते हैं। आप कोई भी गेम खेलते हो, आप में से कोई प्लेयर है तो वो ये बात बहुत अच्छी जल्दी जल्दी समझ सकता है कि एक छोटा सा इंप्रूवमेंट करने में महीनों लग जाते हैं। पर आप अगले दिन ही ये उम्मीद करो कि मेरा ये हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो मैथ्स ये भी बताता है कि लाइफ जो है ना वो मैगी नहीं है ना। हमें कई चीजों में मैगी जैसी उम्मीद होती है कि बस पानी उबाला और खा लिया, पर हमें यह नहीं पता कि मैगी बनने में जो प्रोसेस है, जिसको आप 2 मिनट में उबाल के खाते हो, पहले तो 2 मिनट नहीं लगते, पर फिर भी मान लो थोड़ी देर के लिए लग जाए, तो वो जो 2 मिनट का प्रोसेस है ना, वो तो मैगी को बनने के बाद का है। पर मैगी के पैकेट में मैगी आने तक का जो प्रोसेस है वो घंटों और महीनों का है। एक किसान पहले कुछ मेहनत करता है सालों तक, महीनों तक, फिर उसके बाद वो गेहूं बनता है, फिर उसके बाद वो उसका फॉर्मेशन होता है, फिर एक आपके पास नूडल्स बन के आते हैं जिसको आप 2 मिनट में खा लेते हो, और आपको लगता है बस लाइफ भी ऐसी ही हो जाए। तो लाइफ ऐसी नहीं हो सकती। इसलिए इस टॉपिक पे ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा अपनी लाइफ को सोचना और एनालाइज करना चालू करो कि आपकी लाइफ में मिस्टेक क्या है, कहां इनपुट कम है। जहां इनपुट कम है वहां इनपुट देना पड़ेगा, और जैसे इनपुट दोगे डे बाय डे रिजल्ट उसका रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो अपनी डोमेन बढ़ाना है। तो डोमेन का मतलब फिर समझ में आया कि इनपुट, और रेंज मतलब आउटपुट। चलिए, तो अब आप हेडिंग डालिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इनवर्स नाम से क्लियर होगा। मैं बोलूं ए का इनवर्स बताओ क्या होगा, ए इनवर्स, यस और नो। और किसी भी नंबर में उसका इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलता है। मैट्रिक्स जब पढ़ते हो तो ए का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स, और मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, आई। इनवर्स का मतलब वही है जो जहां आपने पहले पढ़ा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब हुआ कि अगर कभी आपने लिखा देखा है कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो बोलो x इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। यानी जिस फंक्शन को पढ़ा उसी का इनवर्स। जैसे मैं आपसे पूछूं कि साइन π/6 कितना, 1/2, तो आप बोलोगे साइन इनवर्स 1/2, बोलो कितना, π/6। या आपसे कभी बोला जाए कि कॉस π/6 इक्वल टू कितना, तो कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/6। इनवर्स मतलब जो चीज आपने पढ़ी है उसका इनवर्स कर रहे। पर जब इनवर्स पढ़ते हैं तो एक बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है मैं बताता हूं। मैं आपसे बोलूं, अब समझना कि क्यों फंक्शन पढ़ना पड़ता है। मैं आपसे बोलूं साइन π/6, आप बोलेंगे 1/2। मैं आपसे बोलूं साइन 5π/6, तो भी आप बोलेंगे 1/2। 2π प्लस π/6 करोगे तो कितना, 12, 13। साइन मैं आपसे बोलूं 13π/6, तो भी 1/2। मैं बोलूं आपसे साइन, इसमें 2π ऐड करो, 12 प्लस 5, 17π/6, तो भी कितना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन इनवर्स इसका इनवर्स करोगे, ये आ गया है ना, इसका इनवर्स किया तो आपने बोला π/6, इसका इनवर्स किया
तो आपका 5π/6। तो प्रॉब्लम यह है कि इस साइन इनवर्स 1/2 को मैं क्या लिखूं, इस साइन इनवर्स 1/2 को मैं क्या लिखूं, ये प्रॉब्लम है मेरी। ठीक है, प्रॉब्लम ये नहीं है, ये सब सही लिखें, पर इनवर्स में क्या करें। इसलिए डोमेन रेंज का बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट यहां पर जाके लगता है और कहीं नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं कि ये साइन इस 1/2 को नहीं पता ना ओरिजिनल क्या है, तो क्या माने, एक बच्चा बोले मान लो π/6, करेक्ट। एक ने बोला 5π/6, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक ने बोला 13π/6, ऑल्सो करेक्ट। ऐसे इनफाइनाइट है तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो इनवर्स में हम सबसे लीस्ट वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, या उसे आगे चल के हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं, या आगे चल के उसे हम डोमेन और रेंज भी बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिकली डिफाइन करने के लिए हम इतने सारे ये सब सही लिखे, पर जब इनवर्स की बात आएगी तो हम केवल इसे क्या लिखेंगे बेटा, केवल π/6, और पूरा वर्ल्ड इसे π/6 ही लिखेगा, नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। यहां पर ये बिल्कुल सही है, पर यहां पर ये ऐसा ही लिखा जाएगा। तो जब हम इनवर्स पढ़ते हैं तो इनवर्स में जो हम आउटपुट लेते हैं वो प्रिंसिपल आउटपुट लेते हैं, इज कॉल्ड रेंज। ओके, तो जब हम डोमेन और रेंज पढ़ लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक पे कमांड आ जाता है। तो अब मान लीजिए कि साइन, मान लो मैं आपसे बोलूं कि साइन 7π, मान लो मैं आपसे बोलूं कि साइन 5π/3 कितना होता है, तो आप बोलेंगे -√3/2। यस और नो। मैं आपसे बोलूं कि साइन -π/3 कितना होता है, तो भी आप बोलेंगे -√3/2। पर जब मैं आपसे बोलूं कि साइन इनवर्स -√3/2, तो मैं ये छोटी वाली वैल्यू को ही कंसीडर करूंगा, जिससे कि सारे लोग एक ही आंसर दे रहे हो। ये बात क्लियर है। तो ये इसका पहला बेसिक कंसेप्ट है। तो अब हम फिर समझते हैं वापस। तो अब यहां पर हम डिफाइन करते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, देन x इक्वल टू बोलो कितना, साइन इनवर्स y। अब लिखिए डोमेन एंड रेंज, अभी x के फॉर्म में डोमेन, जैसे बेटा आपने जो अभी लिखा ना, ये सब अभी मैं बताऊंगा कि रेंज निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि x की फॉर्म में बना लो, सब बताऊंगा। पर अभी थोड़ा सा रुकिए। तो ये समझ में आया। तो अब आप हेडिंग डालिए डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ domain and range of trigonometric function and inverse trigonometric function। ये विंडो खोल दो बेटा, आप पीछे से, बीच में से खोलेंगे नहीं, पर्दे मत खोलो, बस विंडो। यस, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स। अब एक एक करके हम लिखते चलेंगे, पूरे कंसेप्ट समझाऊंगा विद ग्राफ विद लॉजिक। नंबर 1 लिखिए साइन फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स। बोलो इसके डोमेन, डोमेन आप इसकी डोमेन बोलते हैं ऑल रियल नंबर, जो मर्जी वो रख दो। पर जब रेंज की बात आती है तो आप बोलते हैं -1 से +1, यानी इसका आउटपुट -1 से छोटा और +1 से बड़ा नहीं होता। यहां पर ग्राफ वगैरह सब समझाता चलूंगा। ये एक पीरियड, ये 0, ये पाई, ये 2π। ये ठीक पीक किस पे होता है, π/2 पे, 3π/2 पे। ये -1 है और ये +1 है। ऐसी लाइन मिलेगी आपको बुक में लिखी हुई। इस तरह से ग्राफ चलता जाता है इनफाइनाइट तक।
तो साइन एक्स के साथ हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जो मर्जी वो हम इनपुट दे सकते हैं, पर रिजल्ट हमेशा -1 से +1 के बीच में ही मिलेगा। यस और नो? रिजल्ट केवल -1 से +1 के बीच का ही मिलेगा। अब जब आपने देखा होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं बोलूं y = 5 sin x, तो बताओ इसकी डोमेन, ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री की फिर पढ़ रहा हूं, मतलब आप इसकी डोमेन रियल नंबर बोलोगे, रेंज, मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए 11 + 3 sin x, तो डोमेन आप बोलोगे, डोमेन पहले बोलोगे रियल, रेंज बोलो 10 टू, वो सॉरी 8 टू 14। क्यों? क्योंकि इसकी तो वही रही -1 से +1, पर जब ये ठीक -1 था तो 8 हो गया, और जब ये +1 हुआ तो यस और नो? यानी अगर स्टैंडर्ड का पता है तो सब कुछ कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर इनवर्स फंक्शन की, तो क्या होगा, इसी के इनवर्स की बात करें। इनवर्स के ग्राफ अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा मैपिंग के साथ। मान लो मैं लिखूं y = sin इनवर्स x, तो इसकी डोमेन बताओ। अब एक रूल होता है, जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है, ये फिक्स रूल है, जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स फंक्शन की हमेशा डोमेन होगी। जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की हमेशा, ये हर जगह अप्लाई होगा। मान में आपको आ गया ना? आ जाइए। वहां बैठे हो? यस, जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की डोमेन होती है, पर किसी भी इनवर्स के लिए एक रूल हमेशा याद रखिएगा कि इनवर्स की जो रेंज होती है वो डोमेन पे डिपेंड करती है, ये इंटरचेंज नहीं होता। मतलब आप गलती से ये मत लिख देना, ये ये तो बिल्कुल सही है हमेशा के लिए, ऑलवेज, पर ये नहीं है, ये कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं। क्योंकि रेंज का एक रूल बिल्कुल जीवन भर बिठा लो कि रेंज हमेशा इनपुट पे डिपेंड करती है। अब आप रेंज खुद बताओगे। अब मैं आपसे पूछूं कि साइन π/2 कितना होता है, बताओ। 1। और साइन -π/2 होता है, होने को तो साइन 3π/2 भी -1 होता है ना? साइन 5π2 भी 1 होता है, साइन 7π/2 भी -1 होता है। बट हमारे को क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी बताया था कि हमें सबसे छोटे पे जाना है। तो जब मैं ये इनपुट देता हूं तो सबसे छोटा इंटरवल ये वाला होता है, तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत होगी ही होगी। श्रीराम अभी पढ़ते जाओ, मैं बाद में बताऊंगा क्या करना है क्लास एंड में। तो अब साइन इनवर्स एक्स का कभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो याद रखिए इनपुट -1 से +1, आउटपुट -π/2 से +π/2। कई बुक में इसको ऐसा भी लिखते हैं, इनपुट बदला होता है एक्स, ऐसा लिखा देखोगे आप, और आउटपुट मतलब जानते हो क्या होता है, वाई, ऐसा लिखा मिलेगा। ये सब लिखते चलना, ये कई बार यही छोटी छोटी चीजें गड़बड़ कर देती हैं। ओके,
तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज हो गई -π/2 से +π/2। अब पहले एक बार हम डोमेन रेंज लिख लें, फिर मैं एक साथ आपको क्वेश्चन करना चालू करूंगा, कंसेप्ट समझाना चालू करूंगा। ये क्लियर? साइन फंक्शन के बाद नेक्स्ट लिखिए कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन अब कोसाइन फंक्शन की जब बात करेंगे विदित, अभी करते चलो, अभी बताता हूं। कोसाइन फंक्शन की बात करेंगे तो y इक्वल टू कॉस एक्स, बोलो डोमेन सेम, रियल नंबर रेंज, इसका भी आपको याद हो ग्राफ बनाया था। इनवर्स का ग्राफ क्यों नहीं बनवा रहा, अभी रीजन है उसका कुछ। ये 0, ये π/2, 3π/2, 2π, ये +1 है और ये नीचे वाला -1 है। बताओ इसी का इनवर्स लिखेंगे तो क्या होगा? अब आप देखो खुद बोलोगे, इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन गई, वो सॉरी इसकी रेंज इसकी डोमेन बन गई। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज इस पे डिपेंड करती है। आप सोचो कॉस में वैल्यू 1 कब मिलती है, आप खुद बोलोगे सर कॉस 0 1 होता है, इसका मतलब कॉस इनवर्स 1 क्या हो गया बेटा, 0। मैं बोलूं कॉस पाई कितना होता है, तो कॉस इनवर्स -1 क्या हो गया, पाई। लीस्ट इंटरवल लेना होता है तो आप इसकी रेंज क्या बोलेंगे, 0 टू पाई, 0 टू पाई। ओके, तो कॉस इनवर्स एक्स का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका आउटपुट क्या रहेगा, 0 से पाई के बीच में ही रहेगा, और डोमेन -1 से +1 के बीच में रहेगी। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट 10x, y इक्वल टू 10x। वंश प्लस पर मत टिको, बिल्कुल ये टिक के बैठना ही खतरनाक होता है। जब हम टिक के बैठते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम कब सो जाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखो, इसीलिए बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए। यस, y इक्वल टू 10x। अब देखो 10x में क्या होता है, साइन एक्स अपॉन, बोलो। अब डोमेन बताते समय मैंने बोला था ना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी cos x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो cos x क्या नहीं होना चाहिए, आपने तो एक ही चीज बोली ना π/2, पर क्या π/2 अकेला, 3π/2 भी होगा, 5π/2 भी होगा, ऐसे कई सारे। तो cos x 0 कब कब होता है, 2n+1 π/2 पे, π/2 के मल्टीपल पे। तो आप इसकी जब डोमेन बताते हैं तो आप इसकी डोमेन बोलते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2। अभी आएगा समझ में रेंज, चिंता मत करो, ये क्लियर बात। रेंज धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, पहले डोमेन समझ में आई कि आपको कॉस को 0 नहीं लेना है, कॉस जिन जिन वैल्यू पे 0 होता है वो छोड़ना है, और कॉस 0 होता है π/2 के मल्टीपल पे, तो उसको छोड़ना है। अब जब इसकी रेंज की बात करते हैं तो 10x की रेंज आपने देखी है -∞ से +∞ होती है ना। वैल्यू कितनी भी, मतलब π/2 पे वो +∞ होता है, -π/2 पे -∞ होता है।
ये स्टैंडर्ड याद रखोगे जब भी क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं इनवर्स की। tan इनवर्स x, तो आपने जो इसकी रेंज लिखी है वो इसकी क्या बोलोगे आप? डोमेन। तो इसकी डोमेन हो गई, पर इसकी रेंज की बात की जाए तो अब आप देखो, ऐसे सोचा करो, 10 π/2 क्या होता है? तो इसका मतलब tan इनवर्स इंफिनिटी, बोलो, π/2। 10 - π/2 क्या होता है? हाँ, माइनस इंफिनिटी। तो tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी, बोलो, -π/2। तो रेंज क्या हो गई? -π/2 से +π/2। ओपन ओपन, ये ओपन है तो वो भी ओपन होगा। 10 π/2, देखो ठीक 10 π/2 इंफिनिटी होता है, तो tan इनवर्स ठीक इंफिनिटी π/2। तो आपने π/2 तो रख ही नहीं सकते, वो तो छोड़ा है, तो इंफिनिटी के ठीक पहले वाली वैल्यू मिलेगी, इंफिनिटी से ठीक पहले वाली वैल्यू मिलेगी। ओके, कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट, बचे हुए 3 फंक्शन है, उस पर अभी हम बाद में आते हैं। थोड़ा इनवर्स के अब क्वेश्चन और फॉर्मूले समझते हैं तो टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो अभी आपको ये मोनोटोनस टाइप लगने लगेगा। पहले हम टॉपिक समझते हैं। चलिए, y इक्वल टू साइन एक्स, देन x इक्वल टू साइन इनवर्स y। ये बेसिक कंसेप्ट है इनवर्स का। तो सबसे नंबर 1 फॉर्मूला, साइन इनवर्स, साइन एक्स वाला मतलब पहले लेते हैं। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। पूरा टॉपिक डोमेन रेंज पे बेस्ड रहता है। अभी पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर डोमेन रेंज पे आएंगे, नहीं तो आप एकदम कंफ्यूज होने लगोगे। साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। सेकेंड, कॉस इनवर्स x, बोलो, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स x, अगर इसमें किसी एक का भी प्रूफ समझना तो पूछ लेना। सेक इनवर्स x, अभी तक आपने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, है ना। इनवर्स में थोड़ा अलग होता है। साइन का अगर कॉसेक में जाओगे, साइन से अगर कॉसेक में जाओगे तो 1/x हो जाएगा, एंगल का अपॉन होगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। ध्यान रखना है ये दोनों x क्या होना चाहिए? सेम। जितने फॉर्मूले हैं आप बुक पे फॉर्मूले पढ़ेंगे तो डोमेन के साथ दिए होंगे, मैं भी डोमेन के साथ मान के चल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं बस। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। यानी कभी ऐसा लिखा है साइन इनवर्स x प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स x प्लस 1, तो आप फट से क्या लिख दोगे? π/2। कभी ऐसा लिखा है साइन इनवर्स x² - 1/x² प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स x² - 1 अपॉन, बोलो, क्या बोलोगे?
पाई बाई टू। कई बार आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन आता है, तो इसका नहीं करना होता है, किसका करना होता है? इनवर्स। सबसे ज्यादा इनवर्स जो है ना कैलकुलस में यूज होती है। तो आपने फट से कर दिया, तो फॉर्मूले बताओ। कोई भी फॉर्मूला प्रूफ समझना हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो अभी दिमाग में रखते चलिए, लर्न करते चलिए। अगला, नेक्स्ट, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज ऑल्सो पाई बाई टू। नेक्स्ट फॉर्मूला, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स। अभी डोमेन रेंज का क्या यूज होगा वो बताऊंगा मैं आपको, अभी तो आप फॉर्मूले लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने आपको जब लिखा था, एक एक प्रूफ थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मान लो मैंने ये लिखा था, मुझे इसका प्रूफ करना है। इन सारे क्वेश्चन के प्रूफ का एक तरीका होता है, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए। तो बताओ साइन ए कितना हो गया? एक्स, यस और नो? तो कॉसेक एक्स कितना, वो कॉसेक ए कितना होगा? कॉसेक ए इक्वल टू 1/x, यस और नो? इसका इनवर्स ले लो। और ए क्या था? ये देखो प्रूफ हो गया। इनका प्रूफ सारा फंक्शन से होगा। कई बार एकदम क्लिक नहीं करता, मैं इसलिए प्रूफ बता रहा हूं, थोड़ा टॉपिक टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग आ गया। अभी डोमेन रेंज भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब यहां से समझना चालू करो, फिर कल डोमेन रेंज पे आएंगे। है ही टॉपिक ऐसा कि ये पहली दो क्लास में कंफ्यूजन रहता है, फिर तीसरी क्लास से एकदम समझ में आना चालू होता है। तो आपको साइन से कॉसेक में जाना, आपने ए माना, ये आ गया है ना। साइन ए इक्वल टू एक्स, कॉसेक ए इक्वल टू 1/x, इनवर्स वापस लिया, ए की वैल्यू डाल दी। अब जैसे मान लो इसमें से किसी एक का प्रूव करना है, मान लो इस पहले का प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए इसका प्रूव करना है, किसका? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू का। तो आपने किसी एक को, इसको मान लो आपने ए मान लिया, केवल एक को। थोड़े प्रूफ अलग ढंग से होते हैं। तो एक्स इक्वल टू बोलो साइन ए। चाहूं तो मैं एक्स को ऐसा भी लिख सकता हूं, कॉस पाई बाई टू माइनस ए, यस और नो? इसका ले लिया इनवर्स, तो बताओ क्या हुआ? कॉस इनवर्स एक्स, ये इधर आया तो इनवर्स हो गया, बोलो। तो ए, इस ए को इधर लाए तो ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए क्या था? तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। आई बात समझ में? हरिओम, अब प्रीवियस प्रूफ बता दिया, क्लियर होगा, उसकी स्लाइड की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, बट यहां पर कंडीशन लिखना, एक्स बिलोंग टू प्लस। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई। समझ में आ रहा है सब अभी तक जो बताया? नेक्स्ट, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, बोलो एक्स, एक्स बिलोंग टू, हाँ 0 टू पाई। एक्चुअल में ये कॉस इनवर्स एक्स की रेंज है, देखो ध्यान से, ये किसकी रेंज है? साइन इनवर्स की। जैसे अगर आपसे बोला जाए टेन इनवर्स टेन एक्स, बोलो
एक्स बिलोंग टू -π/2 से π/2। डन। -π/2 से +π/2। नेक्स्ट, अच्छा यही फॉर्मूला ऐसा भी लिखा मिलेगा, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। ये भी एक्स होता है, बट इसमें एक्स की जो वैल्यू होती है, अब इसकी जो रेंज होगी वो होगा तो -1 से +1। कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, बोलो 0, वो सॉरी -1 से +1। टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स -∞ से +∞। डन। ये ब्रैकेट, ये नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल ब्रैकेट है बेटा। इसका ब्रैकेट का कर ले, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। यहां पे कोई भी ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है, साइन इंटू ऐसा भी लिख सकते थे और ऐसा भी लिख सकते थे। अभी तो ये वाला फॉर्मूला था ना, ये ब्रैकेट का कर्ली ब्रैकेट हो उससे कोई रिलेशन नहीं। ये इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से +1, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, एक्स एक्स बिलोंग टू -1 से, यहां पे ब्रैकेट का मतलब है, यहां पर टेन इनवर्स एक्स, एक्स एक्स बिलोंग टू -1 से, वो एक्स बिलोंग टू -∞ टू +∞ है। तो यहां का ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, वो गलती से ऐसा कोई भी लिख सकते हो। ये समझ में आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला, बात नहीं, साइन इनवर्स एक्स। अभी पहले एक बार लिस्ट तो बता दूं, फिर क्वेश्चन करवाना चालू करूंगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो इसमें लगेगा फॉर्मूला, देखो इसके प्रूफ के कंसेप्ट भी बताता हूं। इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी क्या होता है? कॉस बी प्लस, एक बार फंक्शन का रिवीजन नहीं करा या फंक्शन अच्छे से नहीं करा तो करना पड़ेगा। यस, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है साइन इनवर्स, बोलो एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स, अब जैसे मान लो इसको प्रूफ करना होता, इन सबके प्रूफ फंक्शन से आते हैं। देखो प्रूफ करना होता तो साइन इनवर्स एक्स को आप मान लो क्या, समझना ए, और साइन इनवर्स वाई को क्या मान लो बेटा, बी। यहां से ये हो गया एक्स इक्वल टू साइन ए और वाई इक्वल टू, हो गया। अब अलग से एक फॉर्मूला लिखो, साइन ए प्लस बी। एक तरह से फंक्शन दोबारा पढ़ रहे हो आप, तो साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए
लिख सकते हो? अच्छा यहां से एक बार बताओ, x की वैल्यू साइन ए है तो कॉस ए को ऐसा लिख सकते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए को लिख सकते हो √1 माइनस। सिमिलरली y की वैल्यू क्या है, साइन बी है, तो कॉस बी को क्या लिख सकते हैं बोलो, तो √1 माइनस, यस और नो? तो बोलो साइन ए प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की वैल्यू डालो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ए बी की वैल्यू डाल दी। यहां पर बोलो क्या लिखोगे, साइन इनवर्स, साइन ए को क्या लिखा, साइन ए को लिखा एक्स, कॉस बी को ये लिखा है √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस, ये इसके प्रूफ के तरीके। यानी आपने जो फंक्शन में कंसेप्ट बनाया वही कंसेप्ट यहां लगेंगे, कुछ और नए नहीं लगेंगे। मोहित पढ़ते जाओ, सब समझ में आ जाएगा। डन। अच्छा यहां पर प्लस की जगह माइनस होता, सबके प्रूफ ऐसे ही होते हैं जो ये करा ना, हर एक फॉर्मूले के प्रूफ इसी ढंग से। मान लो यहां पर माइनस होता तो आप बोलते हैं साइन इनवर्स x√1 माइनस माइनस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। आप बोलोगे cos इनवर्स xy माइनस, अगर इसका प्रूव करना है तो cos a प्लस बी से होता है। cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस, अब लॉजिक से सोचो, इसे आप मानते हो a, इसे b, तो दोनों cos एक साथ आए और दोनों sin एक साथ आए। और यहीं पर अगर ये ऐसा होता cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो आप बोलते हैं cos इनवर्स xy प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। डन। इसका एक का प्रूफ समझ में आ गया तो सबका कर सकते हो। फिर बात करते हैं, एक बार फॉर्मूले की लिस्ट बनाएं, फिर टॉपिक को दोबारा स्टार्ट करेंगे इनवर्स को फिर आपको क्वेश्चन समझाना चालू करूंगा, और एक जीरो लेवल शीट दी है वो फिर सॉल्व करना है। नेक्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहां पर कंसेप्ट बिल्कुल सेम वही लगेगा, कौन सा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b।
तो यहां लिखेगा टेन इनवर्स, क्योंकि आप इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी, तो यहां पर इनवर्स रख देते हो। तो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। सबसे ज्यादा यूज में आएगा ये फॉर्मूला। जैसे आपको क्वेश्चन आया टेन इनवर्स, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आप देखोगे एनडीए मिलेंगे, टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन आया तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, बस फॉर्मूले लगाना है। तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस अपॉन 1 माइनस 1/2, ये हो गया टेन इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6, तो टेन इनवर्स 1 मतलब 5/4। यस और नो? एक बार पूरे फॉर्मूले लिखवा के ऑर्डर में पढ़ाना चालू करूंगा, इनवर्स फिर से समझ में आएगा। पहले एक ऑर्डर कर दे अपन फॉलो। अब देखिए नेक्स्ट, चलिए अगर यहां पे माइनस होता तो क्या होता? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, बोलो, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। डन। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहां पर साइन 2a का फॉर्मूला लगेगा। साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो यहां पर ये होगा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूव करना है तो ऐसे मान लोगे a और साइन 2a का फॉर्मूला लगा लोगे, इसका इनवर्स ले लोगे। एक बार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले पूरे मैंने आपको बोला था रिवाइज करना है, दिक्कत नहीं जाएगी। अभी थोड़ी देर लग रहा है इसको, जैसे ही क्वेश्चंस करेंगे मैं एक एक टाइप लेके चलूंगा, तो इनवर्स समझना आना चालू होगा, ऐसा नहीं होगा इनवर्स समझ में आए। फिर बस 2-3 फॉर्मूले और बचे हैं, फिर आते हैं। 2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स बोलो 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि कॉस 2a का फॉर्मूला ये होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। नेक्स्ट, 2 tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इन सब के कंसेप्ट प्रूफ सब धीरे धीरे बताऊंगा। ओके, डन।
एंड लास्ट वन, लास्ट फॉर्मूले बता रहा हूं। थ्री साइन इनवर्स एक्स, बोलो इसका प्रूफ कहां से निकलेगा? साइन 3a से। 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा? 3 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x एंड 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन। चलो अब ये फॉर्मूले हो गए। अब एक ऑर्डर में आपको पढ़ाना चालू करता हूं फिर से कि इनवर्स को कैसे करना है और क्या इसमें पढ़ना होता है। चलिए हेडिंग डालिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, कंसेप्ट और फॉर्मूले पूरे दोबारा बताऊंगा। मतलब अब आप समझ लो, इतना मैंने आपको केवल हिंट दिया, अब अपन पढ़ते हैं। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स का मतलब क्या है, चलिए लिखते चलिए। साइन इनवर्स 1/2 5/6, बिल्कुल ठीक है। tan इनवर्स √3 5/3। एक चीज याद रखना, जैसे ही कोई चीज आए, देखो आपको एक चीज पता है, 10 π/3 √3, 10 पाई प्लस π/3 लिखना था, 10 पाई प्लस π/3 4 π/3। मान लो आपसे बोले 10 4 π/3, तो भी आप क्या बोलोगे? √3। आपसे बोला जाए साइन 7 π/3, तो भी। पर जैसे ही प्रिंसिपल वैल्यू वर्ड पढ़ते हो, आपको हमेशा सबसे छोटा बताना है, ठीक है? तो पहले हम एक एक ऑर्डर में पढ़ेंगे तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनना चालू होगी, ठीक है? नेक्स्ट, कॉस इनवर्स 1/2 π/3। कभी दिक्कत हो तो ऐसे सोचो, कॉस π/3 की वैल्यू 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2 π/3। जैसे कई लोगों को ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, देखिए अभी मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से +1, और रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। पर कॉस इनवर्स एक्स की जब बात करते हैं तो डोमेन होती है -1 से +1, बट रेंज जो होती है, अब कई लोग बोलते हैं 0 से पाई क्यों, -π/2 से π/2 क्यों नहीं? उसका रीजन है, साइन फंक्शन में क्या होता है, 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है और 0 से -π/2 में नेगेटिव होता है। ओके, आपको हमेशा लीस्ट आंसर देना है, तो 0 से π/2 तक गए पॉजिटिव, 0 से -π/2 तक गए नेगेटिव। इसलिए अगर मैं आपसे कभी बोलूं कि साइन इनवर्स -√3 क्या, √3/2 क्या, तो आप बोल देते हो -π/3, क्योंकि आपको पता है साइन -π/3 की वैल्यू -√3/2 होती है। यस और नो, समझना। पर कॉस में 0 से पाई क्यों? क्योंकि कॉस में अगर हम 0 से π/2 तक जाते हैं तो भी पॉजिटिव, और 0 से -π/2 तक जाते हैं तो भी पॉजिटिव। तो अगर मान लो मैंने इसकी रेंज ये लिखी तो दोनों जगह पॉजिटिव है। आप खुद बताओ कि कॉस π/3 कितना होता है? 1/2। और कॉस -π/3 भी कितना होता है? तो हम फिर 0 -π/2 से +π/2 नहीं ले सकते, मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देना और लीस्ट इंटरवल। तो साइन में तो ये लीस्ट इंटरवल हो गया, पर कॉस में या तो यहां तक घूम के जाए, तो हम क्या करते हैं कि यहां तक पॉजिटिव है कॉस, और यहां से यहां तक क्या है, तो हमारे को नेगेटिव ये दे देता है, पॉजिटिव ये, इसलिए रेंज क्या ले लेते हैं? 0 से पाई। उसका रीजन है, मतलब पूरा हर चीज बहुत लॉजिकल है कि क्यों इसकी रेंज ऐसी हुई, इसकी रेंज ये हुई, क्योंकि हमें नेगेटिव भी तो देना है भाई, कहीं ना कहीं तो आपसे पूछा ही जाएगा ना। मान लो मैं आपसे पूछूं कि कॉस इनवर्स -1/2,
मान लो मैंने पूछा आपसे, तो अब इसको क्या बोलोगे आप? π/3 बोला तो गलत हो गया, बता रहा हूं क्यों गलत हो गया। मान लो आपने थोड़ी देर के लिए cos π/3 लिख दिया, अब मैं बोलूं cos π/3 क्या होता है, तो आप बोलते +1/2, कहां से वैलिड हो गया? अब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, तो आपको अलग से पता है कि cos 2π/3 की वैल्यू -1/2 होता है, इसलिए इसका इनवर्स हो गया। तो आपको समझना है कि कब क्या दे रहा हूं, मतलब मैं बिल्कुल एकदम पूरा टॉपिक अब नए सिरे से स्टार्ट कर रहा हूं। अब तक जो पढ़ाया था सब इंट्रोडक्शन था, कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अब एक एक चीज समझना। यहां से टॉपिक स्टार्ट होता है, बुक की पहले एक्सरसाइज खोलोगे तो प्रिंसिपल वैल्यू पे ही है। जो मैं आपको जीरो लेवल अभी शीट दे रहा हूं, करना ये आप ही को है, पर इसके ऑर्डर को लेके चलूंगा, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो ये शीट आपको सॉल्व भी करनी है। टोटल इसमें 31 क्वेश्चन है, और 31 क्वेश्चन में अगर सब पार्ट मिला लें तो लगभग इसमें 100 क्वेश्चन है। तो इनवर्स में कम से कम 200-300 क्वेश्चन करोगे जब कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये 100 क्वेश्चन तो आपको आज ही बैठ के करने, जिसका मैं आपको ऑर्डर बताऊंगा क्या है। समझ में आया? तो पहले ये लॉजिक समझ में आया कि यहां पर मैं मान लो कि ऐसा लिखा है बेटा, आप मुझे बताओ इसको क्या लिखोगे। अगर गलती से आपने π/4 लिख दिया तो अलग से बताना पड़ेगा आपको कि बता, अलग से मैं बोलूं cos π/4 कितना, तो इसका मतलब मेरा इनवर्स मैंने वहां गलत लिखा, नहीं लिखा। कहीं इनवर्स में दिक्कत हो रही, जैसे मैंने कमांड फंक्शन से बनाया था, मैं वो नहीं सोचता, मैं उल्टा सोचता। अगर मैंने मान लो थोड़ी देर के लिए लिखा तो cos π/4 की वैल्यू क्या -1/√2 होती है? नहीं, तो ये गलत हो गया। हाँ, पर अगर आपने जैसे बोला 3π/4, सेकेंड क्वाड्रेंट में आके सोचा, अब मैं बोलूं कि cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, वो सॉरी 4, cos 3π/4 की वैल्यू बोलो कितनी, मतलब अब मैंने सही लिखा है, तो ये इनवर्स हो गया। बात समझ में आ रही है? तो पूरा खेल रेंज पर है। तो जो रेंज होती है, कभी भी साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन आया, अब आप जीवन में एक गार्डन मान लो आप कि कभी भी साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन आए तो इसका आंसर इससे छोटा और इससे बड़ा नहीं होगा। कॉस का कभी भी क्वेश्चन आए तो 0 से पाई होगा। टेन इनवर्स का कभी क्वेश्चन आए, बोलो, तो इसकी डोमेन होती है -∞ टू +∞, और इसकी रेंज होती है -π/2 से। तो अगर टेन इनवर्स एक्स का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप गलती से भी इससे बड़ा आंसर नहीं दे सकते। अब हम ये तीनों समझ गए, ये कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू। मान लो क्वेश्चन लिखा है, मान लो क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स √3, बताओ फटाफट, π/3। मान लो लिखा है tan इनवर्स -1, बताओ। नहीं, tan 3π/4 -1 होता है, बिल्कुल सही है। बट अगर मैंने, ये गलत नहीं है। अब यहीं पे जो पूरा कंफ्यूजन है ना इस पूरे टॉपिक का, वो कंफ्यूजन क्या है वो समझो। आपने, किसी बच्चे ने 3π/4 लिख दिया, इज नॉट रॉन्ग, पर प्रॉब्लम ये है भाई कि मुझे लीस्ट वैल्यू बतानी होती है। अब मुझे यहां लीस्ट बतानी, लीस्ट -π/2 से +π/2 है। अच्छा, 10 -π/4 कितना होता है बताओ? -1। यस और नो? तो न्यूमेरिकली तो लीस्ट ये हुआ ना। तो अब यहां पर ये लिखने से गड़बड़ हो गई, तो हम इसे ये लिखेंगे, ऑप्शन मिल सकता है, क्या लिखेंगे? -π/4। तो अब आपसे ये पूछा जाए तो दोनों ही केस में ये आंसर करेक्ट है, पर इनवर्स में मैं एक यूनिक चीज लूं तो हमेशा छोटे पे जाते हैं। इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू वाले क्वेश्चन भी आप उठा के देखो, हर साल एनडीए में क्वेश्चन मिलेगा, हर साल। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू एक ऐसा पोर्शन है जिसपे आपको एनडीए में हर साल क्वेश्चन आएगा। एमसीआईटी में थोड़ा इसके आगे के आते हैं, यहां पर स्टार्ट जो होता है वो यहां से होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू में ही हम कई बार गड़बड़ कर देते हैं। समझ में आया? कभी भी दिक्कत है तो अलग से निकाल के देखो और सोचो छोटी वैल्यू कौन सी। अब इन दोनों में छोटा कौन सा है, अभी निगेटिव भूल जाओ, न्यूमेरिकली देखते हैं दोनों में छोटा कौन सा है, π/4, तो हम π/4 देंगे। बात समझ में आई? ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जैसे मान लो आपने लिखा देखा cosec इनवर्स 2,
उलझन है, आप इसे पता क्या लिख लो, पहले आप बताओ इसे क्या लिख लो, साइन इनवर्स लिख सकते हो। अब आप साइन इनवर्स से सोचो, मैंने इसलिए 3 की रेंज नहीं बताई थी। कॉसेक को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन में, सेक को कॉस में, और कॉट को, तो आपके पास ये 3 फंक्शन के कंसेप्ट हैं, तो उनसे ही आप रेसिप्रोकल पढ़ो। क्यों आप अलग से उनके, अभी लिखवाऊंगा उनकी डोमेन रेंज, पर उसके बिना आप कंफर्टेबली कर लोगे, क्योंकि आपने ये पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू बोलो साइन इनवर्स सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। तो अगर ये ओरिजिनल फंक्शन इसमें कन्वर्ट होगा तो हमें इसी के बारे में सोचना ना, इसलिए मैंने अभी उन 3 की डोमेन रेंज नहीं लिखवाई, थोड़ी देर बाद लिखवाऊंगा। अब बताओ ये साइन इनवर्स 1/2 क्या लिखोगे, 5/6। मान लो क्वेश्चन दिया है सेक इनवर्स 2 -2, बताओ प्रिंसिपल वैल्यू। पहले बताओ सेक इनवर्स -2 को क्या लिख सकते हो, यस और नो, 2π/3। अब अलग से सोच लो कहीं गड़बड़ है कहीं पे भी, cos 2π/3 की वैल्यू -1/2। हाँ आप क्या बोल रहे थे वंश, कुछ और बोल रहे थे 5π के टर्म में। नहीं नहीं बोलो, मैं बताता हूं अगर आप गलत बोलोगे तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं है, इसलिए कई बार गलत बोलने से मैं कई चीजें और समझाता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं आपको। 5π/6, पहले तो बाय 6 तो होगा ही नहीं बेटा। अब 5π/6 की वैल्यू बताओ कितनी, -√3/2, तो ये इसलिए गलत है। कहीं पे हमें लगे ना हमने प्रिंसिपल वैल्यू गलत लिखी, तो आप उसको मत सोचो इनवर्स को, आप फंक्शन को सोचो, आपका कंक्लूजन मिल जाएगा। इसका बताओ, -1/√2, माइनस, यस आपने इसको बोला -π/4। मन में शंका हो अलग से साइन -π/4 की वैल्यू बताओ। यस और नो, ठीक। तो अब यहां पर अगर हम एक चीज समझें, आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, साइन इनवर्स माइनस थीटा, बोलो, नहीं नहीं, पहले साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, माइनस, ठीक है। तो इनवर्स में क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा, बट जब कॉस इनवर्स माइनस थीटा की बात करते हैं तो इसमें माइनस कॉस नहीं लिख सकते, तो ये ऐसा होता है, टेन इनवर्स माइनस थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा, कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, और पाई माइनस, इसको ऐसा भी लिखा मिलता है, एक्चुअल में रेंज पे डिपेंड करता है, तो रेंज से बाहर दोनों केस में आंसर नहीं जाए, दोनों लिखे मिलते हैं। वो अभी रेंज के साथ जब क्वेश्चन आएगा तो समझाऊंगा, नोट करते चलिए। तो इसका मतलब साइन और कॉस में आप बहुत आराम से बता सकते हैं, नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे, पर कॉस में आपको 0 से पाई तक जाना पड़ता है। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि जब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं तो 0 से π/2 तक में पॉजिटिव, -π/2 तक में नेगेटिव, कौन, साइन और टेन, इसलिए साइन और टेन के साथ दिक्कत नहीं, पर कॉस में यहां नेगेटिव नहीं होता, इसलिए कॉस में हमने पाई तक अपनी साइकिल ले ली, जिससे कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दे पाए। ये उसका प्रॉपर लॉजिक है।
डन। बचे हुए 3 जो फंक्शन है उनकी भी डोमेन रेंज लिख लेते हैं, जिससे एक बार दिक्कत खत्म हो जाए। चलिए, कौन कौन से बचे थे? हमने सबसे पहले एक बार फिर पूरा रिवाइज करें। साइन थीटा पहला लिया था, y इक्वल टू साइन एक्स। बोलो डोमेन। एक चार्ट बना लेते हैं, आगे के लिए कंसेप्ट काम आएंगे। पूरा एक बार लिख लें, y इक्वल टू साइन एक्स। यहां लिख लीजिएगा डोमेन, यहां ले लीजिएगा रेंज। हो सकता है आज कम समझ में आए, कल फिर इसी तरीके से आगे स्टार्ट करेंगे। साइन एक्स डोमेन, रियल, रेंज बोलो। तो इसके इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, क्यों? क्या जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन, और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। राइट। नेक्स्ट कॉसेक डोमेन, रियल, -1 से +1। बोलो -1 से 1, 0 टू पाई। यस। तीन फंक्शन एक जैसे होते हैं, पता है कौन कौन से? साइन, कॉसेक और टेन। कॉस, सेक और कॉट एक जैसे बिहेवियर करते हैं। नेक्स्ट टेन एक्स डोमेन, रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1, पाई बाई टू के मल्टीपल छोड़ना है क्योंकि उस पर इनफाइनाइट हो जाता है। रेंज -∞ टू +∞। नेक्स्ट tan इनवर्स एक्स, -∞ टू +∞, -π/2 से π/2। कल फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज की जो पूरी क्लास है वो इस बात के लिए थी कि आपको थोड़ा टॉपिक का अंडरस्टैंड समझ में आए। ये सब अभी इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉम्पिटिटिव में। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट कॉसेक एक्स की बात करते हैं। y इक्वल टू कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स मतलब बेटा 1/, साइन एक्स क्या नहीं होना चाहिए? 0। 0 कब कब होता है साइन? भाई जब कॉसेक एक्स की डोमेन रेंज निकालोगे, थोड़ा सा खुद लॉजिक से सोचो, ये 1/sin x है, बस इसको 0 नहीं होना चाहिए। 0 कब होता है? एन पाई पे। आपको खुद कंफ्यूजन मिल गया तो आप डोमेन लिखोगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, एक्सेप्ट एन पाई। और जब इसकी रेंज की बात आएगी, -∞ टू -1, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अभी लिखते चलो, -∞ टू -1, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स एक्स, -∞ टू -1, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये जो इसकी डोमेन है वो, सॉरी रेंज है, वो इसकी डोमेन बनती ही है। बाकी रेंज -π/2 से, जो साइन की है बेटा वही, -π/2 से π/2 बस, एक्सेप्ट 0। कॉसेक में 0 नहीं मिलता, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो कॉसेक 0 डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए 0 आउटपुट नहीं मिलता।
कुछ टॉपिक मैथ्स के ऐसे होते हैं जिनको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में, सॉल्विंग में टाइम लगता है। उसमें से एक टॉपिक ये है जो आज से हमने स्टार्ट किया, इनवर्स। ये एक बार इसका कंसेप्ट बन जाएगा, दिक्कत खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक पर आ जाओ। अब बताओ सेक एक्स में क्या होगा, पूरा बॉडी रख। सेक में बताओ क्या होगा। अब सेक की बात करें तो y इक्वल टू सेक एक्स। सेक एक्स मतलब हो गया 1 कॉस एक्स को 0 नहीं होना चाहिए। तो कॉस एक्स 0 जहां पे 10 होता है वहीं पे कॉस होता है। तो इसकी डोमेन बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1, इसको छोड़ना है π/2 के मल्टीपल। और रेंज की बात करें तो सेम, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। डन। अब इसी का इनवर्स फंक्शन हो तो बताओ क्या होगा। डोमेन -∞ to -1 यूनियन, यहां बोलो सेक है ना, 0 से पाई। अब देखो जैसे ही आप एक्सेप्ट π/2 बोलते हो, इसका जवाब आपको खुद मिलता है, cos π/2 0, sec π/2 इंफिनिटी। तो इसका मतलब सेक इनवर्स में π/2 आउटपुट नहीं आ सकता। बस यही चेंज है इनके रेसिप्रोकल में। आप देखो उसका रेसिप्रोकल, इसके रेसिप्रोकल में चेंज समझ में आ गया, सेम रेंज है ना, बट क्या नहीं है π/2। और कॉस इनवर्स में π/2 भी रेंज में आता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, कॉट इनवर्स एक्स। अब पहले कॉट लिखते हैं, फिर कॉट इनवर्स पे आएंगे। कॉट एक्स, कॉट एक्स मतलब कॉस एक्स अपॉन साइन 0 नहीं होना चाहिए, तो डोमेन एक्सेप्ट n π, रेंज वही सेम, -∞ to +∞। ओके, नेक्स्ट कॉट इनवर्स एक्स, रेंज 0 to π, ओपन इंटरवल। इसलिए कॉट की रेंज में, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज में नेगेटिव नहीं आता। तो अभी जो आपने एक फॉर्मूला लिखा था उसको आप चेंज कर लो, नहीं तो अब हम मिस्टेक करते रहोगे। कॉट इनवर्स माइनस थीटा, आप यही लो केवल, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। जो मैंने लिखा वो करेक्ट है, पर उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, एंगल नेगेटिव लेना पड़ता है, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होता है। आप तो ये यूज करोगे तो ऑलवेज ट्रू है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। डन। अब जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन बताता हूं एक तो, फिर आपको बताऊंगा क्या करना है। मान लीजिए ऐसा लिखा है, कॉट इनवर्स -√3, बोलो आपसे मिस्टेक ना हो तो आप इसे ऐसा लिख लो, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। √3 वैल्यू बोलो किससे की होती, पाई बाई, तो 5π इज आंसर। मान लो आपसे कभी बोले कॉस इनवर्स -1/2, तो आप ऐसा लिख लो, पाई माइनस, अब आप 1/2 कब लेते हो, π/3 पे, तो आप लिखोगे पाई माइनस, तो कितना, आपकी प्रॉब्लम ही खत्म। आप ये फॉर्मूला याद रखो, आपकी प्रॉब्लम खत्म, आपसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। डन। तो अब आपको मैं आज बता देता हूं आपका टास्क क्या, जो आपको मैंने शीट दी है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा, आपको 2 बन जाएगा, 3 के कुछ पार्ट नहीं बनेंगे, और 3 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है,
मतलब जेई के क्वेश्चन 3 वाले में बहुत आते हैं, तो 3 आप छोड़ दीजिएगा, 4 बन जाएगा। मैं जो बता रहा हूं आप वो लिखते चलिएगा कि क्या नहीं बनेंगे, हो सकता है 3 भी अगर आपको कंसेप्ट बन गया तो बन जाए। 1 2 3 4, 3 नहीं हो सकता ना बने, 4 बन जाएगा, 5, फिर 6 7 8, यहां तक सब, फिर उसके बाद के लगभग सब बन जाएंगे। बस केवल दिक्कत जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट में, बाकी कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए जैसे ये है, सुनना, साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 प्रूव करना है क्या, π/2। मान लो इस क्वेश्चन को करना है, कैसे करेंगे एक आइडिया दे रहा हूं। आप पहले इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए, आज पूरे फॉर्मूले रिवाइज करना, कल मैं नए सिरे से फिर पढ़ाऊंगा। 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन, राइट, तो पहले ये फॉर्मूला इसमें लगाया, 2 tan इनवर्स 1/3, बताओ क्या होगा, tan इनवर्स, बोलो, 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, तो tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9, क्यों, तो tan इनवर्स क्या बचा, 3/4, तो ये है साइन इनवर्स 4/5 और ये बन गया tan इनवर्स। अब या तो एक आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, बता इसको अगर मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, तो आप बोलोगे tan ए इक्वल टू 3/4, तो राइट ट्राइंगल बनाओ, ये ए है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये, तो बता ये साइन इनवर्स 4/5 है, और अगर इसको कॉस में लिखता तो ये कॉस इनवर्स क्या आ गया, π/2। तो आपको जो शीट दी है वो काफी कुछ बनेगी। हाँ कहां पर, ये 3 है, हाँ ये गलत लिख दिया, सॉरी, ये 3 है, ये 4 है। तो ये जो शीट दी है, अब मैं आपको बता देता हूं आज का एजेंडा क्या है। कल की क्लास एज यूजुअल है, मॉर्निंग एंड इवनिंग जैसी होती है एनडीए की और एमसीए की। ये जो शीट है, इस शीट के कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, जितने बनते हैं वो, जो फॉर्मूले पढ़ाए वो रिवाइज करिए, कल फिर एक बार नए सिरे से जहां जहां डाउट्स आए वो मुझे बताना, पहले उस ढंग से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ये एक आध क्लास इसकी ऐसी होती है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बने, फिर समझ में आना चालू हो जाएगा, तो आपको कल सब समझ में आएगा। और अगर किसी ने शीट कर ली मतलब उसको इनवर्स का सब समझ में आ गया, नहीं कर पाया तो मतलब उसको अभी डिफिकल्टी है। तो ये 0 लेवल की शीट आप सबको सॉल्व करना है, ओके। चलो, अब जो लोग बिल्कुल अभी पढ़ना चालू किए उनको क्या करना है बता रहा हूं, आप लोग सब जाओ जल्दी। अभी 2 मिनट में आपको सब बता रहा हूं मैं। अभी 2 मिनट रुकिए, लॉग आउट मत करिएगा।
आप लोग लंच लो और पढ़ाई करने बैठो। शीट अपलोड हो गई होगी सुमन, आप लोग देखिए शीट अपलोड हो गई होगी। यस, अब मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूं जिन्होंने बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन किया हुआ है या जिनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझ में नहीं आया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बेस लगेगा और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बेस के लिए केवल आपको 10 नवंबर की, 11 नवंबर की और 12 नवंबर की क्लास देखनी है। इस हफ्ते, पूरे हफ्ते में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाऊंगा। इन केस आप में से किसी को आज की क्लास में समझ में नहीं आया, कल पूरा चैप्टर फिर से बेसिक से ही स्टार्ट होगा। जैसे आपने पूछा कि कॉट इनवर्स एक्स की रेंज कैसे आई या सेक इनवर्स एक्स की कैसे आई या प्रिंसिपल वैल्यू कैसी है, पूरे करेंगे। पर आज जो मैंने बताया थोड़ा उस पर थॉट प्रोसेस डेवलप करिए, थोड़ा उसको पढ़िए। क्या होता है कई बार एकदम से टॉपिक समझ में नहीं आता, इसलिए इस टॉपिक के साथ मैं हमेशा एक क्लास ऐसी लेता हूं जिसमें आपसे बस जनरल डिस्कशन करता हूं, फॉर्मूले लिखवा देता हूं, 2 मिनट रेंज का बेस बता देता हूं। फिर जब दूसरी क्लास से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो फिर एक नए सिरे से समझेंगे कि कहां पे क्या दिक्कत जा रही। बट उसके लिए आज आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। दूसरा, जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया इस बात की चिंता छोड़ दें कि लेट हो गए क्या करें, इस बात की चिंता करो कि जो बचा हुआ टाइम है उसको कैसे कवर किया जाए। क्योंकि आफ्टर 10-15 डेज अभी एक जब बैच फास्टैग होता है उसमें फिर आपके एक टॉपिक और होंगे नए बच्चों के लिए, एक क्लास और बढ़ने वाली कुछ दिनों बाद, उसको भी मैनेज करना आपको। अगर आप अभी मैनेज नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी आपको, इसलिए आप ध्यान रखें। 22-23 वाले बिल्कुल चिंता ना करें, टॉपिक को बहुत आराम से पढ़ें। कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। आरुल आप क्या लिख रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से पूरा कंसेप्ट बन जाएगा इसका। मैसेज आ रहे हैं गौरव आपके। एक्चुअल में कई लोगों को चैट को लेके कंफ्यूजन होता है, उनको चैट नहीं दिखती। एक्चुअल में आपको आपकी लिखी हुई चैट और मेरी चैट ही दिखेगी। मैं नॉर्मली पढ़ाते हुए कुछ लिखता नहीं हूं, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कई बार। मुझसे बात करनी है तो अभी क्लास के बाद कर सकते हो। और कोई डाउट? अभिषेक आप बात कर सकते हो। दूसरा, आप सबको एक बात बोलूंगा, आप लोग मुझे मैसेज भी करते हैं, मैं मैसेज देखता हूं आपके। अच्छी बात यह कि आपने अपने सीनियर्स के स्टेट वो देखने इंटरव्यू चालू किए हैं और उस पर आपके पॉजिटिव कमेंट्स, हर दिन का एक पॉजिटिव मोटिवेशन है, वो बिल्कुल बंद नहीं करें, वो देखते रहें। रोज एक मिलेगा और ऐसे ही आपके साथ होगा। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आज बैठ के एक बार रिवीजन करें। जिनका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन छूटा है वो इनवर्स ना पढ़ के 10 नवंबर की और केवल 11 नवंबर की 2 क्लास वॉच करें, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ें। अभी प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की चिंता फिलहाल में छोड़ दें, धीरे धीरे करते जाएं। ये मैसेज केवल मेरे नए स्टूडेंट्स के लिए, पुराने बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। नए बच्चों को 3 तरीके से पढ़ाई करनी है। एक एंड पर 10 नवंबर से जो क्लास स्टार्ट हुई है उनको पढ़ना चालू करना है। एक एंड पर आज से, क्योंकि नया टॉपिक हुआ है, ये पढ़ना चालू करना है। अगले वीक से फंक्शन का कैलकुलस वाला फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये चालू करना है। सबसे पहला रूल, क्लास परफॉर्मेंस कहीं से भी खोनी नहीं है, वो रेगुलर बनाए रखनी है। और एक एंड पर धीरे धीरे ये पीछे से टॉपिक कवर करें। टाइमली सिलेबस होगा, टाइमली आपका सिलेक्शन भी होगा। बट पहले ये निगेटिव बात करना छोड़ दें कि होगा कि नहीं। फंक्शन पढ़ रहा हो, फंक्शन ये बताता है इनपुट के बिना आउटपुट नहीं मिलता, अपना इनपुट दो और पॉजिटिव तरीके से दो। 21 वालों को कम से कम, जो 21 में एग्जाम दे रहा है जैसे एनडीए एमसी आईआईटी का, आपको कम से कम 8 से 12 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कॉलेज है, कॉलेज के सेमेस्टर है, सब है, उसके बाद भी। नहीं तो आप ये बात दिमाग में रखो, जब तक आप इतना टाइम नहीं दोगे पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छी रैंक अचीव कर पाए। अच्छी रैंक के लिए टाइम देना पड़ेगा। मैं बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूं, ये मैं बता दूं।
कैलकुलस इतने आराम से पढ़ाऊंगा कि आपकी पीछे की टॉपिक की रिकवरी हो जाएगी, जो अलजेब्रा स्टार्ट होगा वो भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, पर आप उसकी एकदम धीरे धीरे टॉपिक को पढ़ना चालू करें। न्यू स्टूडेंट जो है वो ओल्ड टेस्ट दे सकते हैं, पर अभी न्यू स्टूडेंट ओल्ड टेस्ट ना दें, क्योंकि टेस्ट देंगे तो कंफ्यूज होंगे। अभी आप पहले करेंट टॉपिक पे परफॉर्मेंस लाएं, जब करेंट टॉपिक पे परफॉर्मेंस आ जाए देन उसके बाद फिर टेस्ट देना चालू करें। हरिओम बेटा, डेली रूटीन हरिओम सबका अलग अलग होता है। मैं आपको एक चीज बोलूं, आप हमेशा मुझसे डेली रूटीन पूछते हैं, मैं बोलूंगा डेली रूटीन अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, योर पोजीशन। आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज की क्लास अटेंड करते हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। दिन भर के टाइम में केवल नहाना धोना खाने के टाइम को अलग कर दो, तो पूरा टाइम पढ़ाई के लिए होना चाहिए, यही डेली रूटीन होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। पुराने और नए टॉपिक में एक ही रूल है, जो बच्चे पुराने टॉपिक अटेंड कर रहे हैं उनको एक एंड पर पुराने टॉपिक का रिवीजन मॉड्यूल बनाना चाहिए, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, और साथ में करंट टॉपिक करना चाहिए। नए स्टूडेंट को पुराने टॉपिक की चिंता छोड़ दें और सीधा सीधा करंट टॉपिक पे परफॉर्मेंस देना चालू करें। चलो अब सेशन एंड कर रहा हूं। रिवीजन कैसे करें नवीन, ये सब मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। अभी जो आज मैंने बोला, पहले आज का टास्क पूरा करो। जीरो लेवल शीट अपलोड हो गई, उसको बैठ के सॉल्व करो। अगर शीट सॉल्व नहीं हो रही है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रॉब्लम है। 10 और 11 नंबर की क्लास पहले देखो, देन उसके बाद ये शीट सॉल्व करना। कोई भी बच्चा जो न्यू स्टूडेंट है, जिसने अभी अभी ज्वाइन किया पिछले 1-2 दिन में, वो 10, 11 और 12 नंबर की क्लास, अब आपकी कोई क्लास नहीं है दिन भर में, पहले ये क्लास देखें और उसके बाद फिर आज की क्लास की शीट सॉल्व करें। नहीं आरोल, ये गलत कह रहे हैं। जो बच्चे क्लास भोपाल में आए हैं वो भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं अपने कॉलेज की। कई बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज और स्कूल वाले हैं, वो अपनी कॉलेज की क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद भी पढ़ाई करते हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि जो ऑफलाइन बच्चा है वो कॉलेज की क्लास अटेंड नहीं करता या स्कूल की नहीं करता, बिल्कुल करता है। अभी अलजेब्रा स्टार्ट नहीं करना है सचिन, हम लोग आपको बताते चलेंगे कि कब क्या करना है, इसलिए अभी आप अलजेब्रा स्टार्ट नहीं करेंगे। चलिए एंड कर रहा हूं बेटा।